हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा यादव, आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर। बच्चों, हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम सबसे पहले इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का पहला अध्याय है इस्लाम का भारत में आगमन। तो बच्चों, हमने इस्लाम का भारत में कैसे आगमन हुआ और इस्लाम धर्म क्या था, इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और इस्लाम धर्म कैसे भारत में आया, इन सब को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म में कौन कौन सी जातियां थीं जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। हमने इस्लाम धर्म के प्रभाव को भी देखा। अब हम इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ जातियों के आक्रमण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस्लाम धर्म के समर्थकों में खलीफा के उत्तराधिकारी तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे। तुर्क जाति जो है खलीफा जाति के उत्तराधिकारी थे, लेकिन सत्ता के लिए दोनों जातियों में जब झगड़ा हुआ तब तुर्क जाति ने खलीफाओं से अलग होकर अपना एक अलग राज्य स्थापित किया। इस प्रकार तुर्क लोग कौन थे? खलीफाओं के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने सत्ता के लिए अलग अलग हो गए और सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे से दुश्मनी कर ली। इस प्रकार सत्ता की चाह में जब इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने की कोशिश किया तो इनकी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने भारत की ओर इनका ध्यान आकृष्ट किया और अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत की ओर रुख किया और यहीं से तुर्क आक्रमण की शुरुआत होती है। तो बच्चों, तुर्क आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण आपका महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का है। इन आक्रमण को जानने से पहले हम यह जानेंगे, जब तुर्क आक्रमण भारत में हुआ था तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी और भारत के कौन कौन से राज्य थे। हम पहले तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति को जानेंगे, फिर हम तुर्क आक्रमण देखेंगे। तुर्क आक्रमण को जानने के बाद हम अल-बर्नी द्वारा भारत की कैसी व्याख्या की गई उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम तुर्क आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी यह देखेंगे। तुर्क सबसे पहले उत्तर भारत में आए। चूँकि तुर्क आक्रमण के समय भारत में ऐसी कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी जो भारत के राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को कर सके। हेलो बच्चों, 11वीं शताब्दी में जब तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भारत में ऐसी कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी जो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सके और राष्ट्र का एकीकरण कर सके। इस समय भारतवर्ष में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इस प्रकार 11वीं शताब्दी में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो भारत अनेक छोटे राज्यों में विभाजित था। लगभग 100 से अधिक जो है छोटे राज्य उस समय व्याप्त थे। इन राज्यों में आपस में ही इतना ज़्यादा बैर था कि इन्होंने राष्ट्र के एकीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो भारत में ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो तुर्क आक्रमण का सामना कर सके। इसी कारण तुर्क का आक्रमण भारत में सफल हुआ और भारतीयों की पराजय हुई। जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांश राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपस में ही
वैर भाव रखते थे और अपने राज्य विस्तार की नीति में ही संलग्न रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। फलस्वरूप केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ था। चूँकि भारत में एक केंद्रीय सत्ता न होने के कारण ही तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ और तुर्कों ने भारत को काफ़ी लूटा और लूट के फिर चले गए। तुर्क आक्रमण के समय समाज में भी जाति पात तथा भेदभाव का बंधन काफ़ी कठोर था। इस समय जाति व्यवस्था में भी अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया और न ही लाभ उठाए। इन्हीं कारणों के कारण तुर्क आक्रमणकारी अपने आक्रमण के उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुए। सबसे पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ। महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया तो भारत में उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज थे। ये राजपूत वंश आपस में ही लड़ते रहते थे। इन्होंने देश की एकता और राष्ट्रीयता को कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुर्क आक्रमणकारियों की सहायता की ताकि उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में था, भारत में अपना राज फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनवी का था। महमूद गजनवी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। इसके शासक सुल्तान कहलाए। इसलिए महमूद गजनवी और गौरी के बाद जिस वंश की स्थापना हुई वह सल्तनत कहलाया, क्योंकि इसके स्थापना करने वाले लोग इनके ही समर्थक या इनसे कहीं न कहीं प्रभावित लोग थे, जिन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था और अपने पड़ोसी देशों से अपनी स्थिति को ऊंचा करना था और अपने पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करना था। इस प्रकार महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना और अपने पड़ोसी राज्यों से अपनी सुरक्षा करना था। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य था भारत में स्थित धन संपदा की लूटपाट करना और इस धन संपदा के माध्यम से अपने राज्य की नींव को मजबूत करना, अपनी सेना के रखरखाव के खर्च को करना, इसके माध्यम से करना। इस प्रकार महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ की धन दौलत को लूटना था और अपने अफगानिस्तान, ईरान और आसपास के देशों में अपने शासन की स्थापना कर सके और अपने पड़ोसी राज्यों से आक्रमण में जीत सके। इस प्रकार उसने अपने आंतरिक भाग में अपने को मजबूत बनाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। जब महमूद गजनवी भारत में
आक्रमण किया। उस समय भारत में ऐसा कोई शासक नहीं था जो उसके आक्रमण को रोक सके। फलस्वरूप 1000 से लेकर 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उन पर कब्जा किया तथा उनके धन दौलत को लूटा। राजपूत राजाओं को लूटने के साथ साथ महमूद गजनवी ने सुन रखा था कि भारत के मंदिरों में अपार संपदा स्थित है, इसलिए उसने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और उन्हें लूटा, जिनसे बहुत धन दौलत इकट्ठित हुई। फलस्वरूप उसने 1025 में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया। क्योंकि यह मंदिर सोने से बना हुआ था, इसलिए उसने सोने को लूटा और मंदिर को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जिससे उसे काफ़ी धन दौलत की प्राप्ति हुई। बच्चों, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने क्षति पहुंचाई। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से 11 मई 1961 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इस प्रकार 1991 में इस मंदिर का पुनरुत्थान किया गया। बच्चों, आप देखिए तुर्क आक्रमण के समय भारत में कौन कौन से राज्य हैं। बच्चों, इस मैप के माध्यम से देखिए कि उस समय 100 से अधिक जो छोटे मोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए उन्होंने महमूद गजनवी का मिलकर सामना नहीं किया। इसलिए महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करने में सफल हो सका। महमूद गजनवी के आक्रमण को पढ़ने के बाद अब हम उसके साथ आए हुए एक प्रमुख विद्वान का अध्ययन करेंगे। महमूद गजनवी के साथ अलबर्नी नामक एक विद्वान आया था। अलबर्नी यहाँ के लोगों से काफ़ी प्रभावित हुआ। फलस्वरूप यहाँ पे भारत में काफ़ी दिन तक रुका और यहाँ की संस्कृति से शिक्षा दीक्षा ली। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद। बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का प्रमुख विद्वान कौन था, तो आप लोग किसका नाम लेंगे? अलबर्नी। अलबर्नी जो है किसका समकालीन था? गजनवी का समकालीन था। यह गजनवी के साथ जो है भारत आया था। अलबर्नी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका पूरा नाम क्या था बच्चों? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा एक जगह जो मध्य एशिया में स्थित था, वहाँ पे अलबर्नी का जो है जन्म हुआ था। अलबर्नी महमूद गजनवी का समकालीन था और उन्हीं के साथ भारत आया। उसने भारत की संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से क्या क्या भारत के बारे में बताया है बच्चों, हम आपको यहाँ बता रहे हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। मलेच्छ का मतलब गंदा, बर्बर होता है बच्चों। मतलब भारत के लोग जो है अरब वासियों को कैसी जाति मानते थे? गंदी जाति। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में ये बताया कि भारतीय लोग जो है विदेशियों के प्रति कैसा रुख करते थे। वे अच्छा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें गंदी जाति मानते थे।
भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे, अर्थात भारत के लोग जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चला आ रहा है उसे ही अपनाते थे। वे दूसरों का व्यवसाय जैसे विदेशियों या अरब वासियों के व्यवसाय को बिल्कुल नहीं अपनाते थे, बल्कि वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों, शगुन हम लोग के घरों में तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कैसे दादा दादी मम्मी पापा कि आज मुहूर्त नहीं है इसलिए इस काम को नहीं करना चाहिए, तो हमारे लोग जो है हर काम को एक शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो अलबर्नी ने भारत की इस बात को जो है अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है, शासक है। तो अलबर्नी ने यहाँ के लोगों की ईश्वर के प्रति क्या आस्था थी यह वर्णन किया है, और साथ ही उसने भारतीय खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार, घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तत्वों की भारतीय अवधारणाएं हैं। इस प्रकार भारतीयों की खगोल विज्ञान के प्रति क्या क्या धारणाएं थी उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन किया है। भारतीयों के गणितज्ञ खगोल शास्त्री योग्य हैं। भारत के लोग गणित में और खगोल शास्त्र में काफ़ी निपुण हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। अर्थात अलबर्नी कहना चाहता है कि भारतीयों को गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर मतलब इस ज्ञान के क्या क्या फ़ायदे हो सकते इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसे अपने पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही मान्यता दी है, इसके वैज्ञानिक मान्यता को मान्यता नहीं दी है। एक मिनट। महमूद गजनवी के आक्रमण को जानने के बाद अब हम दूसरा आक्रमणकारी कौन था इसके बारे में जानेंगे। दूसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। यह अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी भी काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 1173-74 ईस्वी में महमूद गजनवी के राज गजनी पर अधिकार कर लिया। फिर इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, फलस्वरूप इसने भारत की तरफ रुख किया। गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पे हुआ। गौरी ने मुल्तान पे आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। फलस्वरूप उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। फिर मुल्तान को जीतने के बाद उसने गुजरात पे आक्रमण किया। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूल राजदूती शासन कर रहे थे। मूल राजदूती और उनकी मां ने मिलकर युद्ध किया और मोहम्मद गौरी को पराजित किया। फलस्वरूप गुजरात में मोहम्मद गौरी को पराजय झेलनी पड़ी। फलस्वरूप उसने भारत में प्रवेश करने वाले मार्ग को बदल दिया कि इस मार्ग से अगर मैं भारत में प्रवेश करूंगा तो मुझे पराजय झेलनी पड़ेगी। इसलिए गौरी ने सूझबूझ के साथ भारत में आने वाले मार्ग को चेंज कर दिया और उसने गुजरात के रास्ते से भारत में न प्रवेश करके बल्कि उसने अब पंजाब की तरफ अपना रुख किया। पंजाब पर रुख करने के बाद उसने पंजाब पर आक्रमण किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब को जीतने के बाद उसकी राज्य की सीमाएं दिल्ली, अजमेर के शासक पृथ्वीराज
तिथि के राज से मिलने लगी, फलस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष होना संभावी हो गया। इसी कारण मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए। दोनों युद्धों को जानने से पहले हम पृथ्वीराज चौहान कौन था इसको जान लें। बच्चों, पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश का एक पराक्रमी राजा था। यह काफ़ी वीर था। इसने अपने शक्ति के बल पर अपने पड़ोसी राज्यों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब तराइन का युद्ध हुआ तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। फलस्वरूप इसकी हत्या कर दी गई। तराइन का युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। इसे तराइन का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तराइन के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम तराइन का युद्ध पड़ा। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय और दूसरे युद्ध में उसकी विजय हुई थी। फलस्वरूप चाहमान वंश का विनाश हो गया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने अपनी विजय के माध्यम से भारत में अपने राज्य की स्थापना की। धन्यवाद बच्चों। सन 1992 का तराइन युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों के जीत के क्या कारण थे? इतिहासकार राजपूतों की हार एवं तुर्कों के जीत के अलग कारण बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य कारणों का ही उल्लेख करेंगे। सबसे पहले राजपूत राजाओं में एकता का भाव था, क्योंकि जब तुर्क का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत में 100 से अधिक राज्य व्याप्त थे। ये राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इस कारण इन्होंने मिलकर इस आक्रमण का सामना नहीं किया, जिसके कारण उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना अर्थात धनुष बाण में एक्सपर्ट होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना अर्थात भारतीय समाज उस समय काफ़ी कठोर जाति व्यवस्था पर आधारित था, जिसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं सके, जिसके कारण उन्हें तुर्क आक्रमण से पराजय झेलनी पड़ी। इन कारणों के फलस्वरूप ही तुर्कों को भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। धन्यवाद।